everyone, I welcome all of you to एकाग्रता CA फाउंडेशन। मेरा नाम है वंशिका और आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ हमारे Jan 25 अटेम्प्ट का CA फाउंडेशन के बिजनेस लॉस का पेपर। तो मेरे साथ आप करीब 1 घंटे तक बने रहिए और जो भी Jan 25 अटेम्प्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके जो क्रिस्प मेन पॉइंट्स हैं समराइज तरीके से फटाफट मैं आपको उनके आंसर्स बताती जाऊँगी ताकि आप मेन चीज़ आपको पता चले और क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इतने बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में क्रक्स में कैसे हम लोग समराइज करके फिर उसका आंसर लिखते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो का फोकस आंसर राइटिंग या प्रोविजन या इन चीज़ों पे नहीं होगा। इस वीडियो का मेन फोकस होगा कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन है उसका फटाफट से क्रिस्प में आंसर क्या होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और अपने Jan 25 अटेम्प्ट के पूरे क्वेश्चन पर काबू पाइए। चलिए, ये मैंने आप लोगों के सामने Jan 25 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर निकाल के रखा हुआ है। फटाफट इसको करते जाते हैं। Examine the validity of the following agreements under the provisions of the Indian Contract Act 1872। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, जहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि आपको ये चीज़ बतानी है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। Mrs. Priya pays a sum of rupees 10,000 to a marriage bureau to provide information for the prospective groom for her daughter's marriage। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले पार्ट में प्रिया ने 10,000 रुपये दिए हैं एक मैरिज ब्यूरो को कि वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके उनके डॉटर के शादी के लिए, जहाँ पे वो ग्रूम्स को खोज रही हैं। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? यही जो 10,000 रुपये हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी एक लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। साथ ही साथ में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि वो शादी के लिए है, कुछ भी अनलॉफुल नहीं है। और क्या यही सारे एलिमेंट्स तो हमारे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देते हैं? तो यही एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देते हैं, इसीलिए हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, भरत agrees with John to sell his white bull unknown to both the parties. The bull was dead at the time of agreement। तो इस केस में क्या हो रहा है, भरत ने जॉन को बोला है कि वो अपनी एक बुल बेचना चाहता है और दोनों ही पार्टीज को ये बात नहीं पता है कि जो बुल है वो डेड है एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। दोनों भी पार्टीज को जब एक बात नहीं पता होती है किसी अग्रीमेंट के बारे में और वो चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, यानी मेन चीज़ पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वो बुल है जिसके रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये दोनों पार्टीज के एंड पे एक मिस्टेक कहलाई जाती है। और ये क्वेश्चन आपका बायलैटरल मिस्टेक का है और जब भी ऐसी कोई बायलैटरल मिस्टेक होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाता है एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल राइट, थर्ड पार्ट बोलता है ऋषभ सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू ओमकार फॉर 10 लाख एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सो बिजनेस विद इन द लोकल लिमिट्स। अब मुझे एक बात बताएंगे, क्या एक अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड कंसिडर किया जाता है? यस, लेकिन उसका एक्सेप्शन था गुडविल। तो गुडविल के केस में उस एग्रीमेंट को वॉइड कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसको आप वैलिड मानोगे बिकॉज ये आपके एक्सेप्शंस में कवर्ड है। तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा एक वैलिड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का आ जाएगा एक्सेप्शन गुडविल और इसीलिए इसको हम लोग बोल देंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, a property worth 2 lakh was agreed to be sold by a person of unsound mind for just rupees 25,000। unsound mind के इंसान के साथ जिस भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको तो हम लोग क्या मानते हैं? वॉइड ही मानते हैं। तो ये तो आपका सीधा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बी पार्ट क्या बोल रहा है, Harmony Foundation is a newly incorporated company focused on promoting the education and healthcare services in rural areas। तो बेसिकली इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं आपको एक जस्ट में बता देती हूँ। ये जो कंपनी है ये एक सेक्शन 8 कंपनी है और कंपनी ने कुछ सब्सटैंशियल प्रॉफिट अर्न किया था जो कि उसने LMP एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफ़र कर दिया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि क्या वो ट्रांसफ़र उस प्रॉफिट को कर सकता है?
इज इट लाइबल टू ट्रांसफर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टू अ पार्टनरशिप? आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बताना है. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट. तो हार्मनी फाउंडेशन ने क्या करा था, कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए थे टू LMP एंड एसोसिएट्स, जो कि आपकी एक पार्टनरशिप फर्म थी. ठीक है. और हार्मनी फाउंडेशन क्या थी? हार्मनी फाउंडेशन आपकी एक सेक्शन 8 कंपनी थी. अब मुझे एक बात बताएंगे, जब भी कोई सेक्शन 8 कंपनी होती है उसका जन्म क्यों होता है? एक सेक्शन 8 कंपनी का जन्म होता है टू प्रमोट रिलीजियस, स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, ये सारी चीज़ें एक NPO सेक्शन 8 कंपनी करती है. और जो भी प्रॉफिट्स एक सेक्शन 8 कंपनी कमाती है, क्या उन प्रॉफिट्स को सेक्शन 8 कंपनी वापस से अपनी ही कंपनी में डाल देती है फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स? यस. लेकिन इस केस में हार्मनी फाउंडेशन, जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी थी, वो क्या कर रही थी, उसने पार्टनरशिप फर्म को अपने प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर दिए. अपने प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर दिए. तो आप मुझे बताइए, क्या एक सेक्शन 8 कंपनी ऐसा कुछ कर सकती है? A Section 8 company is not liable to transfer its profits to some other company because it has to reinstate its profits back to the company for the furtherance of its own objectives. तो यहाँ पे आपकी हार्मनी फाउंडेशन जो है उसने सही नहीं करा है. सो हार्मनी फाउंडेशन ने जो करा है इट इज़ नॉट करेक्ट. साथ ही साथ में क्वेश्चन पूछता है कि पार्टनरशिप LMP जो थी वो एक पार्टनरशिप फर्म थी और उसने हार्मनी फाउंडेशन की वो एक मेंबर भी थी. ठीक है. तो इस ग्राउंड पे वो उस फर्म को वाइंड अप करना चाह रहा है. अब आप मुझे बताइए, वाइंडिंग अप के क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? वाइंडिंग अप में जो ऐसा, क्या एक पार्टनरशिप फर्म आपकी एक सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर हो सकती है? हाँ, इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं. तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्योंकि ये पार्टनरशिप इसकी मेंबर है इसीलिए ऐसा कुछ सही नहीं है. एज पर लॉ, अ पार्टनरशिप फर्म कैन वेरी वेल बी अ मेंबर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी. तो उस केस में कुछ भी गलत नहीं हुआ है. तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया इसी के साथ साथ कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? जस्टिस प्राइवेट पार्ट 2 बोलता है, जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड हैज 9 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करेंटली स्टेट्स दैट द कोरम विल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जिसको बढ़ा के अब वो क्या करना चाहता है, और 2 डायरेक्टर्स. तो कंपनी के AOA ने बोला था कि या तो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोरम में होगा या फिर 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर. अब इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करके इन्होंने बोला कि या तो हम लोग बोल देंगे 1/3 जो पहले था, या फिर 2 की जगह इन्होंने अब 4 कर दिया. Whichever is higher, advise the company on the procedure for including the entrenchment provisions in articles, and would your answer be different if it is a public company? तो देखो, जब भी हम लोग entrenchment के provisions की बात करते हैं, ठीक है, तो entrenchment के provisions 2 ही टाइम पे आप लोग जो हो यूज़ कर सकते हो. कब incorporate करे जाते हैं हमारे entrenchment के provisions? Either at the time of formation of the company, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ अमेंडमेंट टू इट्स आर्टिकल्स. अमेंडमेंट टू इट्स आर्टिकल्स, इन्हीं दोनों टाइम पे हम लोग एंट्रेंचमेंट के जो प्रोविजंस हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं. अब देखो, ये आर्टिकल्स को अमेंड करने का क्या तरीका है. एक प्राइवेट कंपनी के केस में अगर आपको अपने आर्टिकल्स को इंक्लूड करना है, तो अमेंड करना है, तो उस केस में आपको चाहिए होता है कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज. ठीक है ना, पार्टीज नहीं, मेंबर्स, ऑफ ऑल द मेंबर्स. लेकिन अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी है तो उस केस में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस डलवा सकते हो. दिस इज द क्रक्स ऑफ द आंसर. ठीक है,
तो वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट वर अ पब्लिक कंपनी? तो हमने बोल दिया हाँ, क्योंकि पब्लिक कंपनी के केस में नॉर्मल स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अमेंड हो सकता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस आ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में सभी मेंबर्स का कंसेंट होना जरूरी है। पार्ट नंबर सी, a minor admitted to the benefits of partnership firm is entitled to certain rights and may also certain liabilities। अब देखो ये एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस को मैं फुल फ्लेजेड यहाँ पे नहीं लूंगी, आपको उसका क्रक्स बताते हुए चलूंगी, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन तो एक डायरेक्ट टॉपिक है जो आपकी बुक में एज इट इज लिखा है, तो वो तो आपको खुद ही याद करना है, खुद ही आपको मेमोराइज करना है, लेकिन हाँ उसके पीछे का लॉजिक और थोड़ा थोड़ा सा उसका रेफरेंस मैं यहाँ पे जरूर देती चलूंगी। माइनर को हम लोग क्यों एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर? इज माइनर ऑल्सो एंटाइटल्ड or liable for the losses so caused? No, a minor can only be admitted to a partnership firm for the profits of the फर्म। माइनर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए इंटाइटल्ड है। माइनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है, स्कैन कर सकता है, और एक माइनर को 6 महीने दिए जाते हैं। जैसे माइनर को 6 महीने, जैसे ही वो मेजॉरिटी अटेन करेगा उसके पास में नेक्स्ट 6 मंथ्स होंगे, जिन 6 मंथ्स में वो ये चीज़ डिसाइड कर सकता है दैट वेदर ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर, और अगर वो पार्टनर बनता है तो वो फुल फ्लेजेड शेयर उसका हो जाता है जितना उसका पहले था, और अगर वो नहीं बनता है तो जितना उसका शेयर था जो मेजॉरिटी से पहले उसके पास था, दैट वेस्ट्स विद द ऑफिशियल असाइनी। ओके ओके। लाइबिलिटीज क्या होंगी? माइनर इज नॉट लाइबल फॉर द लॉसेस सो कॉस्ट, और वो पर्सनली लाइबल भी उस केस में नहीं होता है। माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ साथ हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसके सभी पार्ट्स हो जाते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है। एमएनओ लिमिटेड जो थी वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सप्लायर थी जिसने पीक्यूआर को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सप्लाई करे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने जो है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करे हुए थे कुछ माइक्रोचिप्स जो कि एमएनओ को पीक्यूआर को सप्लाई करने थे, असर्टेन थे, ऑलरेडी असर्टेन थे। अब बाद में क्या हुआ, और डिलीवरेबल स्टेट में भी थे। बाद में अगस्त 1 को ही ये सारी चीज़ें हो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? अगस्त 1 को। उसके बाद में इवेंचुअली एक फ्लड हुई और उसने सारे चिप्स को डैमेज कर दिया। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हु शैल सफर द लॉस। तो देखो अब इस केस में क्या हो रहा है, एमएनओ लिमिटेड को सप्लाई करना था पीक्यूआर लिमिटेड को माइक्रोचिप्स। यही जो माइक्रोचिप्स थे वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड थे, असर्टेन्ड थे और डिलीवरेबल स्टेट में भी थे, डिलीवरेबल स्टेट में भी थे। तो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेट है जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, विच इज 1 अगस्त, ठीक है, उसी दिन ऐसा माना जाएगा दैट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। व्हाई? बिकॉज इवन दो the goods were in the warehouse of the seller, but they were specifically identified, ascertained and kept aside and were also in a deliverable state for the buyer। तो ऐसा माना जाएगा कि जो प्रॉपर्टी थी गुड्स की वो ऑलरेडी बायर के पास में ट्रांसफर हो चुकी थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो इवेंचुअली अगर फ्लड आई और वो सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इवन दो वो सेलर के वेयरहाउस में थे, द बायर विल बी लाइबल फॉर द लॉस सो कॉज्ड टू द गुड्स। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये बोलता है, मानो अगर वो गुड्स ट्रांसफर हुए ही नहीं थे, मानो अगर वो गुड्स आइडेंटिफाई एज सर्टेन नहीं हुए थे, तो अगर वो गुड्स आइडेंटिफाई एज सर्टेन नहीं हुए थे और सेलर के ही वेयर हाउस में रखे थे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसने ये चीज सिग्निफाई करी हो कि द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बिन ट्रांसफर्ड टू द बायर। आपको मेनली इसमें ये लॉजिक लगाना होता है कि जो गुड्स की प्रॉपर्टी है, टाइटल है, क्या वो ट्रांसफर हो चुका है, क्या कुछ ऐसा एक्शन हुआ है जो कि ये चीज़ सिग्निफाई करता है दैट गुड्स के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो आगे जा चुकी है, ठीक है। तो उस केस में आपका प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के पास ही है, क्योंकि गुड्स ना आइडेंटिफाई हुए हैं, ना सर्टेन हुए हैं और ना ही डिलीवरेबल स्टेट में आए हैं। सो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स स्टिल रेस्ट्स विद द सेलर एंड हेंस इन दैट केस द सेलर विल बी लाइबल फॉर द लॉसेस सो कॉस्ट। ये था आपके सेकंड पार्ट का आंसर क्वेश्चन के। अब पार्ट 2 क्या बोलता है, ए परचेजेस अ मोटरसाइकिल फ्रॉम बी एंड यूजेस इट फॉर सम टाइम, और बाद में उसको ये बात पता चलती है कि जो मोटरसाइकिल बी ने ए को बेची थी वो एक चोरी की हुई मोटरसाइकिल थी और उसको राइटफुल ओनर के पास उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो ये आपकी मोटरसाइकिल थी ना, इस पे हमारा एक रूल रखता है जिस रूल को हम लोग बोलते हैं दैट
A seller cannot transfer a better title than he himself has. ठीक है, a seller cannot transfer a better title than he himself has. अब इस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? than he himself has. इस प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि जो भी राइटफुली किसी का ओनर है, फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन मेरा है, इस फ़ोन की मैं ओनर हूँ, अगर मैं इस फ़ोन को कल को बेचती हूँ तो वो ट्रांजैक्शन को बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर तुम बाहर से आओ और मेरा फ़ोन उठा के बाहर चले जाओ और इसको चोरी का फ़ोन बना दो और आगे जाके इसको बेच दो, तो तुम उस ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम इस फ़ोन के ओनर नहीं थे तब तक ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें तुम एंटर करते हो जहाँ पे तुम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज एन ओनर बट यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर, उस ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं माना जाता है। और ऐसे केस में जिसको भी तुमने वो बेचा है ना फ़ोन, वो क्या करेगा? उसको मुझे इस मोबाइल फ़ोन को वापस ला के देना पड़ेगा, यानी उन गुड्स को उसे एक्चुअल ओनर या ट्रू ओनर के पास रिटर्न करना पड़ेगा और तुम्हें जो उसने इस फ़ोन के बदले में पैसे दिए हैं वो पैसे भी वो तुमसे आके रिकवर करेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बी पार्ट बोलता है राइट इन ब्रीफ द कंटेंट एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू विच द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट। अब आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, जो भी हमारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होती हैं क्या वो होती हैं हमारे कंपनी के बायलॉज? यस, वो हमारे कंपनी के बायलॉज होते हैं और इन्हीं बायलॉज के अकॉर्डिंग जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो उन्हें एक्ट करना होता है इन बायलॉज के अकॉर्डिंगली। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अगेन ये एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है और मैं ये चीज़ मान के चल रही हूँ कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आप लोग बुक से पढ़ें, अदरवाइज ये वीडियो अननेसेसरीली लंबा होता जाएगा। मैं यहाँ पे मेन केस स्टडीज़, जो इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ हैं, उनको छोटा करने के लिए और उसका क्रक्स आंसर बताने के लिए आई हूँ। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आर फॉर यू टू गो एंड रीड एट योर होम एंड लर्न देम ऑल्सो। अगर कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। क्या क्या होता है वैसे मुझे बताओ? पार्टनर का नाम, कंपनी का नाम, रजिस्टर ऑफिस का नाम, पार्टनर कहाँ रहता है, ये सभी चीज़ें। पार्टनर में सी बोलता है कि दया और भारती ने, डायना एंड भारती न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे जिनको मन था एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बनाने का टू प्रोवाइड देयर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बना दिया। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है दैट जो उन्होंने स्टेटमेंट फाइल किया है क्या वो सफिशिएंट है फॉर एन एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड? तो हमने बोला हाँ भाई, एक एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसी को तो हम बोलते हैं हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको एक स्टेटमेंट भी फाइल करना होता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ में एक स्टेटमेंट भी फाइल होता है और यही जो स्टेटमेंट है वो ऑथराइज होना चाहिए बाय अ सीए, सीएस, सीएमए along with one member who has subscribed to the memorandum of association, who has subscribed to the memorandum of association. So ये incorporation document along with this statement जिसको certify किया गया होगा by a CSCMA along with one member to the memorandum, ये सभी documents आप जाके किसको submit कर देते हो? ये सभी documents आप जाके submit कर देते हो to the registrar of companies। और इसी statement में क्या क्या लिखा होता है? कंपनी का नाम, आपके LLP का नाम, आपके डायरेक्टर्स कौन है, आपके मेंबर्स कौन है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है और ऐसे तरीके की बहुत सारी चीज़ें। और क्या इसी को एक वैलिड प्रूफ माना जाता है? हाँ, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और एक स्टेटमेंट जब आपने करेक्टली उसमें सभी डिटेल्स सही से लिखी हैं और वो चीज़ जब आपने एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में फाइल करी है तो उसको बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा और उसको वैलिड माना जाएगा कि हाँ अब आपकी एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और अगर आपने कुछ भी इस डॉक्यूमेंट में गलत दिया है तो जिस भी पर्सन ने उसको सर्टिफाई करा है, जैसे CSCS CMA या फिर आपका वो मेंबर, तो उनको 2 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बोल रहा है PQ&R आर पार्टनर्स इन अ कंस्ट्रक्शन फर्म, PQR एसोसिएट्स। P ने क्या करा? अपने फर्म के बिहाफ पे एक सेलर था D, उससे सीमेंट खरीद लिया था।
ठीक है। अब क्या करा, पी ने उसको पर्सनल यूज के लिए यूज ही नहीं करा, सॉरी पी ने उसको, देखो पी क्यू एंड आर ये पार्टनर्स थे एक पार्टनरशिप फर्म के। पी ने, डी एक पर्सन था, तो पी ने जो है डी से सीमेंट परचेज करा, सी को ये, डी को ये बोल के कि वो उसको फर्म के यूज में करेगा, फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करेगा। और एंड में पी ने क्या करा कि उसने फर्म के बिजनेस में भी यूज करा और उसने पर्सनल पर्पसेस के लिए भी उसको सीमेंट को यूज कर लिया। अब डी को तो पता नहीं था कि आपका वो जो सीमेंट है वो पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज हुआ है या प्रोफेशनल। डी ने पी क्यू आर की पूरी फर्म को बोला उस सीमेंट के लिए पे करने के लिए। फर्म ने मना कर दिया, फर्म ने बोला कि मैं तो पे नहीं करने वाली, क्यों? क्योंकि पी ने तो उसको पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज किया है। अब आप मुझे बताइए, क्या पार्टनर व्हेन इट इज एक्टिंग इन इट्स अथॉरिटी एज अ पार्टनर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, क्या पार्टनरशिप फर्म बाइंड हो जाती है बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर? Yes, because partner is acting as an agent of the partnership firm. तो ये जो एक्ट पार्टनर ने करा है वो पूरी फर्म को बाइंड कर देता है। तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म क्या लाइबल होगी डी को पैसे देने के लिए? हाँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी। नॉर्मली ऐसा होता रहता था कि पी क्या करता था, अपने बिजनेस के लिए वो चीज़ खरीदता रहता था, अपने मतलब फर्म के बिजनेस के लिए। तो ये एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी और पार्टनर अपनी अथॉरिटी के विद इन एक्ट कर रहा था। तो जब भी ऐसे सिनेरियो होते हैं उस केस में पार्टनरशिप फर्म इज एज मच लाइबल टू द थर्ड पार्टी एज द पार्टनर हिमसेल्फ इज। ओके, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अ पार्ट ऑफ द सीमेंट सो परचेज्ड बाय पी was delivered to the firm by him and the rest of the cement was used for his private use which neither the firm nor the supplier were aware। तो इस केस में आपका फर्म क्या करेगी? फर्म कैन क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम द पार्टनर। क्यों? क्योंकि पार्टनर एसेंशियली तो गलत ही कर रहा है ना, बार बार जो उसने अपने बिजनेस के लिए खरीदा है, फर्म के लिए खरीदा है, उसको वो पर्सनली यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जाते हो, आपको ऑफिस वालों ने लैपटॉप दिया, आप ऑफिस का काम करने के लिए तो लैपटॉप यूज़ कर ही रहे हो, साथ ही साथ में और भी इधर उधर की चीज़ों के लिए आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। तो आपके लिए भी तो ऑफिस इज़ लाइबल फॉर टेकिंग एन एक्शन। अगर ऑफिस चाहे तो वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। वही सिनेरियो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब बी का फर्स्ट पार्ट ये आपको देता है कि आपको बताना है कि क्या ये जो कंपनी है ये एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब होता है? कोई भी इंस्टीट्यूशन एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है सबसे पहले तो इफ इट हैज़ बिन फॉर्म्ड एज पर अ सेंट्रल और अ स्टेट एक्ट, अ सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, या फिर वो क्या करता है, होल्ड करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड, ठीक है, ईदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। उस केस में उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग बोल देते हैं एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अब इस केस में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना होल्ड करा है? 26%, महाराष्ट्र ने 18%, तमिलनाडु ने 24%। पब्लिक कितना होल्ड कर रही है उससे पीएफआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएफआई के डेफिनेशन में आप तभी आते हो, आपकी कंपनी तभी आती है जब आपका सेंट्रल, स्टेट या फिर टेकन टुगेदर। तो ये तीनों को मिला के, तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास ये अराउंड 68% आता है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 51%। तो उस केस में ये कंपनी आपकी क्या हो जाती है? एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वेदर द कंपनी वुड बी कंसिडर्ड, यस। फिर आपको बताना है ऐसे कौन कौन से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमने बोल दिया पीएफआई के एग्जांपल्स आप लिख के आ जाओगे, जैसे कि हो गया आपका एलआईसी, हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है, और स्पेसिफाइड कंपनीज जो कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में बताई गई हैं, स्पेसिफाइड कंपनीज एज पर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्पेसिफाइड कंपनीज एज पर द यूनिट। तो ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएंगी।
whether it is mandatory to have a common seal for the company and if not what are the options available। अब आप मुझे बताएंगे क्या जो हमारे कॉमन सील की रिक्वायरमेंट है वो आज की डेट में मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। देखो कॉमन सील की रिक्वायरमेंट जो है ना वो आज की डेट में ऑप्शनल हो चुकी है। यू डू नॉट रिक्वायर टू हैव अ कॉमन सील, इट हैज़ बिकम ऑप्शनल, ठीक है। और उसके बजाय आप असेंट ले सकते हो किसका, या तो 2 डायरेक्टर्स का या फिर अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी का असेंट आप लोग ले सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट, what are the agreements which are held to be opposed to public policy under the Indian Contract Act? Explain any 6 such agreements। तो ये भी देखो जो क्वेश्चन है वो आपका एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है और डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आप लोग के खुद के लिए लर्न करने के लिए, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस देते हुए पब्लिक पॉलिसी के अपोज में जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें आपका आ जाता है जब आप किसी भी एनिमी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते हो, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मोनोपोलीज जो आप क्रिएट करते हो इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मैरिज ब्रोकरेज जो आप पे करते हो किसी को, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ट्रैफिकिंग इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये सारी चीजें आपके इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आ जाएंगी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस्ड डी कि वो उन्हें 6,000 रुपए देंगे। अब क्या हुआ, दोनों में से किसी ने, तीनों में से किसी ने भी पे नहीं किया। कैन डी कंपेल एनी ऑफ द थ्री पार्टीज टू पे। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस्ड कि वो 6,000 रुपए डी को देंगे, यानी कि ये लोग कौन है, ये है आपके जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स और जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में जब भी कोई जॉइंट प्रोमिसर प्रॉमिस करता है किसी थर्ड पार्टी को तो थर्ड पार्टी एनफोर्स करवा सकती है पेमेंट किसी एक पार्टनर, किसी एक प्रोमिसर के अगेंस्ट या फिर सभी के अगेंस्ट, यानी कि डी इन फैक्ट कैन कंपेल ईदर ए बी और सी, तीनों में से किसी को भी या तीनों को वो कंपेल कर सकता है कि 6,000 रुपए मुझे दे दो। C is compelled to pay whole of the amount to D. Can he recover anything from A and B when A and B were both solvents? तो देखो अभी क्या हुआ, इवेंचुअली C को पूरे के पूरे 6,000 रुपए D को देने पड़े, जबकि A और B भी जो थे वो सॉल्वेंट्स थे। मतलब A and B were in fact in the state to pay the money to D, however they did not, and C only had to pay the entire money to A. तो अगर ये दोनों पार्टनर्स भी सॉल्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए, 3 दोस्त रेस्टोरेंट में गए, आपने पूरे के पूरे 6,000 पे कर दिए, जबकि आपके बाकी दोनों दोस्त के पास में भी पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका दिवालिया निकल गया है। तो उस केस में आप उनको क्या बोलोगे कि भाई 3,000 तू दे, 3,000 तू दे, इक्वल शेयर में आप उसको डिवाइड करवाओगे, है ना। तो 3,000 नहीं, मतलब 6,000 आपका जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो ए और बी से वो क्या करेगा, इक्वल पैसे अपने शेयर के ले लेगा। जैसे 6,000 अगर 3 लोगों को देने होते, 6,000 डिवाइडेड बाई 3, 2,000 अल्टीमेटली हर पार्टनर का शेयर आएगा। सो अगर वो सॉल्वेंट है तो उस केस में आपका सी क्या करेगा, अपना शेयर हटा के, ठीक है ना, बाकी जो शेयर बच गया है दैट इज योर 4,000, उसको वो इक्वली ए और बी से मांग लेगा। और क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोलता है कि इफ ए इज नॉट इन द पोजिशन टू पे एनीथिंग, अगर ए पे नहीं कर सकता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो इक्वल बट रहा था, यानी 6,000 पे करने के लिए आपका ए बी और सी बराबर लायबल थे, 2K। बट इफ ए इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे एनीथिंग, इन दैट सिनेरियो ये जो आपके 6,000 रुपए हैं, ठीक है, वो अब कैसे डिवाइड हो जाएंगे। अब ए तो पे कर नहीं सकता है तो बी की लाइबिलिटी भी 3,000 की बन जाएगी और सी की लाइबिलिटी भी 3,000 की ही बन जाएगी, बिकॉज ए तो कुछ नहीं पे कर सकता। तो अब ये 50-50 डिवाइड हो जाएगा आपस में। नेक्स्ट,
What are the rules governing the compensation payable in the event of dishonor of a negotiable instrument under the provision? So again this is a direct theory question, और direct theory question तो आप लोग खुद से ही करने वाले हैं. C part बोलता है Ashok and Vimal are pursuing chartered accountancy course and discussing about the structure of the Indian judicial system. Explain them the functions of judiciary and the hierarchy of courts. तो बेटा judiciary क्या करती है आप लोग मुझे बताओ. What is in fact the function of judiciary? जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो क्या करता है? इंडियन जुडिशियल सिस्टम इंटरप्रिटेशन करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोड्स. और क्या करता है? और आपका डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, लड़ाई झगड़ों को रिजॉल्व करता है ना. और क्या करता है? एक जस्टिस और फेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, जस्टिस और फेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. और उसी तरीके से जो हमारे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है वो कैसे है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स अथॉरिटी. सारे जुडिशियल डिसीजंस, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच में पहले 7 लोग होते थे, आज की डेट में 34 तक वो इंक्रीज कर गए हैं. हाई कोर्ट क्या करता है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सारे सिविल मैटर्स, जो भी चीज़ है क्रिमिनल, सब कुछ आपके हाई कोर्ट तक भी जाते हैं. उस आज की डेट में 25 हाई कोर्ट्स हैं और 6 स्टेट्स जो हैं वो एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं. उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सिविल मैटर्स होते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जाते हैं और जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशंस में जाते हैं. और लास्ट में आपका लोअर मोस्ट जुडिशरी आता है विच इज़ योर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, जहाँ पे आपका CJM दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वहाँ पे आपका बैठता है. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पुणे प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर वेरियस केमिकल्स वर्थ 1,50,000 फ्रॉम अ सप्लायर. और बायर ने पूरा का पूरा ही एडवांस में पेमेंट कर दिया था और कुछ भी रिजर्व नहीं किया था. अब क्या हुआ? कंसाइनमेंट वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड नाउ द बायर सीक्स अ रिफंड ऑफ परचेज प्राइस. अब आप ही मुझे बताइए, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, लेकिन आपने रिजर्व ही नहीं करा था, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है. आपने क्या नहीं करा था? Without reserving any right of disposal over the goods. Right of disposal reserve नहीं करा गया था. तो उस केस में क्या माना जाएगा कि जो गुड्स की प्रॉपर्टी थी वो बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी थी, क्योंकि आपने डिस्पोजल के राइट्स तो रिजर्व करे ही नहीं थे, है ना. तो अगर वो प्रॉपर्टी गुड्स की बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी थी तो इवन इफ द गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, हु इज लाइबल टू बेयर द लॉस? It is the buyer only who is liable to bear the loss so caused. आदर्श ने क्या किया? एक कार शोरूम को विजिट किया और एक गाड़ी खरीद ली और उसकी डिटेल्ड इंस्पेक्शन करी, पेमेंट भी कर दिया, डिलीवरी भी ले ली. तो उसके बाद उसने ये देखा कि इंजन में कोई डिफेक्ट था जो कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते थे इवन विद अ रीजनेबल इंस्पेक्शन. तो आदर्श गाड़ी के शोरूम में गया, गाड़ी खरीदी. बाद में लेटर ऑन उसको पता चला कि गाड़ी के इंजन में कुछ इस तरीके का डिफेक्ट था जो कि आप वैसे भी डिस्कवर करने की स्थिति में नहीं थे. With reference to the provisions of the Sales of Goods Act, whether Adarsh can invoke the implied condition of mercantability and repudiate the contract due to the defect in the car. अब आप मुझे एक बात बताओ, mercantability की कंडीशन क्या बोलती है? mercantability की कंडीशन ये बोलती है कि आप जब भी किसी भी गुड्स को सेल कर रहे हो तो वो एक रीजनेबल कंडीशन में होने चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट. ठीक है, जब भी कोई गुड्स बेचे जा रहे हैं तो सड़े सुड़े गुड्स आप नहीं बेच सकते हो. दैट इज द कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी. गुड्स में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल कंडीशन में गुड्स होने चाहिए. अब इस केस में इसने क्या बोला कि इवन अगर आप इंस्पेक्ट करते तो भी आपको नहीं पता लग पाता कि इंजन में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ है. तो मतलब आपकी मर्केंटेबिलिटी की कंडीशन वो गुड आपका मीट नहीं कर रहा है. तो इस केस में ये बंदा क्या कर सकता है? ही कैन वेरी वेल repudiate the contract because mercantability की condition meet नहीं हो रही है and claim for damages. क्योंकि वो अगर उसको इंस्पेक्ट भी कर देता ना तो भी वो चीज़ पता नहीं लग पाती. चलो नेक्स्ट.
अब आपको बताना है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है और नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। सो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जाके कुछ भी इस तरीके का एक्ट करती हूँ जहाँ पे मैं ये सिग्निफाई कर रही हूँ, ठीक है, कि आई एम, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं गई, मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर ऑफ सो एंड सो पार्टनरशिप फर्म, वहाँ पे मैं होल्ड आउट कर रही हूँ खुद को एज अ पार्टनर ऑफ सो एंड सो पार्टनरशिप फर्म, सो दैट इज व्हेन आई एम कॉल्ड एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो अपनी उस कैपेसिटी में मैं जो भी काम करती हूँ उसके लिए मैं बाइंड कर देती हूँ अपनी पार्टनरशिप फर्म को भी। वाई? बिकॉज आई हैव एक्टेड इन माई कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग आउट माई सेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि जिसका सिर्फ नाम यूज करा जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे जहाँ पे किसी बड़े फिल्म स्टार को ले लेते हैं उसका सिर्फ नाम यूज करने के लिए, कि अगर हम उसका नाम यूज करेंगे तो ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, जबकि उसने फर्म में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा हुआ है, ना वो उन प्रॉफिट्स को एंटाइटल्ड है, उसके सिर्फ नाम की ब्रांड वैल्यू है जिसको यूज किया जा रहा है। दैट इज व्हाट अ नॉमिनल पार्टनर इज। Next part, dissolution of a partnership firm may occur by a mutual agreement with the consent of majority of the partners, while compulsory dissolution requires an order from the court. क्या ये सही लिखा हुआ है? Dissolution of partnership firm किस किस तरीके से हो सकता है? Dissolution of partnership आपका हो सकता है या तो with the consent of all the partners, all the partners, majority या all partners, या फिर as per the written agreement, as per the partnership agreement, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बोला गया है। अब क्वेश्चन ने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स अगर बोलेंगे तो हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। इज दैट करेक्ट? नो। क्यों? क्योंकि सभी का कंसेंट होना चाहिए, या जैसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है वैसा होना चाहिए। और क्या एक पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू डिसॉल्व किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो दिस वाज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सी पार्ट बोलता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 when a contract is said to be induced by undue influence। अब undue influence का क्या मतलब होता है? undue influence का मतलब होता है कि जहां पे भी आपके एक पार्टी पोजीशन में है दूसरे पार्टी को डोमिनेट करने के लिए, बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं के पे काम करते हैं तो मास्टर सर्वेंट, मास्टर इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल ऑन द सर्वेंट, तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स में होता है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ में हो सकता है कि कोई एक वाइफ डोमिनेंट है या हस्बैंड डोमिनेंट है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके और भी एग्जांपल्स होते हैं। ये हो गया आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन अ पार्टी इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, तो ये भी आपका वही चीज़ हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6A का फर्स्ट पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अंजलि ने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करे थे 15,000 के ड्यूरिंग द लास्ट वीक फ्रॉम सुशील, जो कि एक शॉपकीपर था, ऑन द क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, ठीक है। अंजलि ने क्या करा? अंजलि ने गुड्स परचेज करे फ्रॉम सुशील, ठीक है। 15,000 के वो गुड्स थे और अंजलि ने बोला दैट शी इज गोइंग टू पे टू सुशील आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर अ फोर्टनाइट शी मेक्स आउट अ ब्लैंक प्रोमिसरी नोट, साइंड इट एंड डिलीवर्ड इट टू सुशील, हु फर्दर एंडोर्स्ड इट टू मनीष फॉर द पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। तो अब क्या हुआ? अंजलि ने 15 दिन बाद ही क्या करा? एक ब्लैंक प्रोमिसरी नोट, ठीक है, को साइन करा और सुशील को डिलीवर कर दिया। और सुशील को आगे, सुशील जो है मनीष को पेमेंट ओ करता था, तो सुशील ने मनीष को वो चेक ट्रांसफर कर दिया, प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफर कर दिया। Manish, who is the holder in due course, filled up the amount of 17,000 from Sushil and on maturity presented it to Anjali, but she refused to pay the amount. अब देखो मनीष ने सोचा कि भाई मेरे तो मजे आ गए, ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट मेरे को मिला है, तो मैं इसमें 15 के बजाय 17,000 लिख देता हूँ और मैं वही पैसे जाके अंजलि से क्लेम कर लूंगा। मनीष यहाँ पे तो पहले कौन है? Manish here is the holder in due course, है ना। मनीष जो है वो होल्डर इन ड्यू। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है?
जब भी पैसे प्रॉमिसरी नोट या कुछ ऐसा ट्रांसफ़र होते होते फाइनली जिस पर्सन के पास में जाता है जो कि एनफोर्स करवा सकता है पेमेंट उस नोट के ऊपर, दैट पर्सन इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब देखो, पहले होल्डर कौन था? सुशील, प्रॉमिसरी नोट का। सुशील के बाद होल्डर कौन बन गया? मनीष, प्रॉमिसरी नोट का। तो ड्यू कोर्स के बाद में मनीष बना ना होल्डर प्रॉमिसरी नोट का। पहले से तो मनीष होल्डर था नहीं, एक ड्यू कोर्स के बाद में मनीष हैज बिकम दी होल्डर ऑफ इन ड्यू कोर्स ऑफ दैट प्रॉमिसरी नोट। उसने उस पे 15 के बजाय 17,000 लिख दिया और फिर उसने अंजलि से पेमेंट मांगा। अंजलि ने मना कर दिया। अंजलि ऑब्वियसली मना करेगी। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या है वो बात? अंजलि क्या 15,000 के लिए लाइबल होगी या 17,000 के लिए? अंजलि सिर्फ और सिर्फ 15,000 के लिए ही लाइबल होगी। क्यों? क्योंकि स्टैम्प्ड और साइंड जब वो प्रॉमिसरी नोट हुआ था तो वो 15,000 के लिए ही हुआ था, और उससे ज़्यादा का अमाउंट इवन अगर आप प्रॉमिसरी नोट पे होल्डर इन ड्यू कोर्स भर देगा तो वो लाइबल नहीं होगा। आपका द पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे वो उतने अमाउंट तक के लिए ही लाइबल होगा जितना साइन या स्टैम्प करने के टाइम पे डील हुई थी। सो अंजलि क्या पेमेंट करने के लिए लाइबल होगी मनीष को? हाँ, पर 15 या 17,000 ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 जितना इनिशियली साइनिंग के टाइम पे डिसाइड हुआ था। उससे ज़्यादा आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स डिमांड नहीं कर सकता है। ऑल राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2. Priya, a small business owner, receives a bill of exchange from her customer Sanjay, which is due for payment on October 15th. अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, ये भी आपका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसको भी आप जो हो, उसने क्या करा, उसने संजय के असिस्टेंट के पास में रख दिया। तो प्रिया एक स्मॉल बिजनेस की ओनर थी, उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज उसको संजय से मिला था। प्रिया ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट तो किया संजय को उसके ऑफिस में जाके, लेकिन उस दिन संजय ऑफिस में नहीं था, उसका असिस्टेंट था, उसने वहीं पर रखवा दिया। और फिर बाद में क्या हुआ, संजय के असिस्टेंट उसको बिल देना भूल गया एंड संजय डज नॉट मेक द पेमेंट बाय द ड्यू डेट एंड द बिल इज डिसऑनर्ड। अब बताइए इस केस में क्या होगा? प्रिया संजय के पास गई, ठीक है, कि मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज पे तुम पेमेंट कर दो। संजय ऑफिस में था नहीं, तो प्रिया ने उसके असिस्टेंट के पास में उस बिल ऑफ एक्सचेंज को रखवा दिया। असिस्टेंट जो था वो संजय को इस बात के बारे में बताना भूल गया, संजय ने प्रिया को पे नहीं किया और वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डिसऑनर हो गया। अब आप मुझे बात बताइए, प्रिया जो है, क्या एक ऐसा रूल है कि जब भी आपको पेमेंट किसी से लेना है तो आप होल्डर को ही वो दोगे? वो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक यू आर ओनली गोइंग टू गिव टू द होल्डर, जिसको आपको वो द पर्सन हु इज लाइबल टू पे, उसी को आप वो प्रेजेंट करोगे और वो ही आपको पे करेगा फॉर द अमाउंट जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। या फिर आप उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी वो चीज़ दे सकते हो, प्रोवाइडेड आप वहाँ पे बिजनेस आवर्स के टाइम पे गए हो। लेकिन इसने तो किसी असिस्टेंट को ही दे दिया। असिस्टेंट हियर डज नॉट रिप्रेजेंट एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आया? तो इस केस में आपकी प्रिया लाइबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया था। उसको कायदे से वो इंस्ट्रूमेंट जाके संजय को ही डिलीवर करना चाहिए था, या फिर अगर संजय ने किसी को अपॉइंट किया है एज हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो उसको देना चाहिए था, तभी वो पेमेंट इन्फोर्स करवा सकती थी। ओके, चलो। What are the conditions to be satisfied for an agent's authority in an emergency? अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि एक एजेंट की क्या अथॉरिटी होती है इमरजेंसी के सिचुएशंस में? इमरजेंसी के सिचुएशंस में एजेंट खुद को कम्प्लीटली प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। प्रिंसिपल जो भी डिसीजन लेना चाहता है उसको माइंड में रखते हुए एजेंट अपने हिसाब से एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो भी डिसीजन लेगा वो उस टाइम वैलिड माना जाएगा। ऐसे करके और भी कुछ रूल्स है। अगेन अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आप जाएंगे, आराम से आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, याद करें, पढ़े। बेसिक लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Both a sub-agent and a substituted agent are appointed by the agent. However, there are some points of distinction. Again, आपका एक direct theory question है। Sub-agent कौन होता है? Agent का agent is a sub-agent, but a substitute agent, agent की जगह पे कोई दूसरा agent एक substitute agent है। Agent का agent sub-agent, agent की जगह पे कोई और is a substituted agent। और ऐसे ही फिर इनके कुछ बेसिक आपके डिफरेंसेस हैं। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बुक से पढ़ेंगे, मजा आएगा।
What are the rights of a buyer when seller commits a breach of contract under the provisions of the Sales of Goods Act? तो बायर के क्या क्या राइट्स हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बायर डैमेजेस क्लेम करेगा, रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम फॉर द डैमेजेस, और भी अगर कुछ भी लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई क्या एक बायर उस सेलर से कर सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है? द आंसर इज यस। सेलर से बायर उसकी जो लॉस है उसकी भरपाई ज़रूर कर सकता है। All right, so with this we have come to an end of the complete Jan 25 पेपर। हमने पूरा पेपर एकदम डिटेल में डिस्कस करा और सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं 16 जनवरी 2025 का हमारा ये पेपर था जो कि मैंने पूरा डिस्कस करा है, मेन पॉइंट्स और इसका क्रक्स मैं आपको बता के चली हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू देम definitely. So I hope you enjoyed the video, and I'll see you in the next one. Thank you so much. Bye bye.